कौन है? संविधान सभा। संविधान सभा किसे कहते हैं? आपने देखा संविधान क्या होता है? किसी भी देश को चलाने के लिए नियम और कानून की आवश्यकता होती है, और वही जो कानून और नियम जो लिखित रूप से होता है उसी को क्या कहते हैं? संविधान। लेकिन संविधान तो बनाना पड़ेगा ना, अपने आप तो संविधान बनेगा नहीं। तो संविधान बनाने के लिए जो संस्था गठित की गई थी उसी को क्या कहते हैं? संविधान सभा। अगर से पूछा जाए आपसे संविधान सभा किसे कहते हैं, तो संविधान सभा एक ऐसी संस्था है जिसका उद्देश्य है या कार्य है संविधान का निर्माण करना, और वही संविधान आगे चल करके देश को चलाने का काम करेगा। ठीक है। तो हम लोग इतिहास में देखते हैं, भारतीय इतिहास में देखते हैं, तो सबसे पहले संविधान सभा की चर्चा किसने की थी? स्वराज पार्टी। कब? 1924। यानी पहली बार जो चर्चा हुआ है संविधान सभा अर्थात संविधान निर्माण करने वाली संस्था का, तो कब किया गया है? 1924 में। किसके द्वारा? स्वराज पार्टी के द्वारा। इसके बाद मानवेंद्र नाथ राय यानी इसको शॉर्ट में हम लोग M.N. रॉय भी कहते हैं। इन्होंने भी 1934 में संविधान सभा की बात कही, यानी कहा भाई देश के लिए संविधान आवश्यक है और संविधान बनाने के लिए संस्था का निर्माण होना आवश्यक है। ठीक है। तो पहली बार स्वराज पार्टी ने चर्चा किया, और व्यक्तिगत तौर पर पूछा जाए मानवेंद्र नाथ राय ने। लेकिन हाँ, कानूनी रूप से हम लोग कब देखते हैं? हम लोग देखते हैं कैबिनेट मिशन में। यानी जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ, इंग्लैंड को अब लग गया था भारत में राज करना मुश्किल है। क्यों? एक तरफ तो द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, दूसरी तरफ भारत छोड़ो आंदोलन, आजाद हिंद फौज का गठन, शाही नौसेना विद्रोह, लगातार आंदोलन और विद्रोह हो रहे थे। तो एक तरफ अंग्रेज कमजोर भी हो रहा था, तो उनके लगा अब देश को आजाद करना ही सही रहेगा। इसीलिए 24 मार्च का नाम था कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन को क्यों कहा जाता है? कि इस मिशन के जितने भी सदस्य थे वो मंत्री थे वहां के। कहाँ के? ब्रिटिश संसद के। और इस मिशन में कुल 3 सदस्य थे। पैट्रिक लॉरेंस, A.V. अलेक्जेंडर और स्टेफर्ड फिलिप्स। और इस मिशन के अध्यक्ष कौन थे? पैट्रिक लॉरेंस। अब इस मिशन ने भी स्वीकार किया कि एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा, क्योंकि आगे चल के अगर जब देश आजाद होगा तो उसके लिए एक संविधान चाहिए, और संविधान बनाने के लिए एक संस्था का गठन होना चाहिए जिसका नाम क्या होगा? संविधान सभा। और इस मिशन को कांग्रेस ने भी स्वीकार कर लिया और मुस्लिम लीग ने भी स्वीकार कर लिया। तो जब दोनों, जो उस समय भारत की सबसे प्रमुख पार्टी हुआ करती थी, जब उन्होंने स्वीकार कर लिया तो आगे निर्णय लिया गया कि ठीक है संविधान सभा गठन होगा। और कैबिनेट मिशन के अनुसार संविधान सभा गठन करने का प्रावधान किया गया। इसमें कुल कितने सदस्य होते हैं? 389 सदस्य। यानी संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? 389 सदस्य, जिसमें से 93 सदस्य कहां से आते हैं? देशी रियासतों द्वारा मनोनीत। यानी जो 93 सदस्य होते, इसे देशी राजा, नवाब ये सब नामित करते। इसका चुनाव नहीं होता। जो जिस राज्य में या नवाबी क्षेत्र में, वो एक व्यक्ति को चुन के संविधान सभा में भेज देते। चुनाव कितने सीट पे होता? 296 सीट पे। इस पर चुनाव होता, जिसमें से
292 सदस्य कहां से आते हैं? ब्रिटिश प्रांत से, और 4 सदस्य कमिश्नरी से। देखिए, कैबिनेट मिशन ने कहा 389 सदस्य होंगे संविधान सभा में, जिसमें से 93 सदस्य होंगे देशी राजा और नवाब के द्वारा नामित होंगे, यानी उसका चयन नहीं होगा, और 296 सीट पे चुनाव होगा, जिसमें से 292 सीट आएगा ब्रिटिश प्रांत से और 4 सीट कमिश्नरी से। और ये कमिश्नरी कौन कौन थे? पूर्व बलूचिस्तान, दिल्ली और अजमेर मेरवाड़। ठीक है, तो देखिए, संविधान सभा ऐसी संस्था है जिसका उद्देश्य है संविधान का निर्माण करना। पहली बार स्वराज पार्टी ने इसकी चर्चा की, फिर मानवेंद्र नाथ राय ने, और कैबिनेट मिशन में भी संविधान सभा की बात की गई। और इस मिशन के आधार पर एक संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? 389 सदस्य, जिसमें से 93 सदस्य देशी रियासतों से, 296 सीट पे चुनाव होता। इस 296 सीट में 292 सीट ब्रिटिश प्रांत से और 60 सीट कमिश्नरी। देखिए, आगे चल के जब देश आज़ाद होगा तो जाहिर सी बात है मुस्लिम लीग तो हटेगा ना, कि भारत अलग हो जाएगा, पाकिस्तान अलग हो जाएगा। लेकिन संविधान सभा तो 1949 तक चलेगा। तो आगे चल करके जब देश आज़ाद हो जाएगा तो संविधान सभा में सीटों की संख्या कितनी हो जाएगी? 299 सीट, क्योंकि मुस्लिम लीग हट जाएगा, पाकिस्तान का क्षेत्र हट जाएगा, तो जाहिर सी बात है सीटों की संख्या घटेगी कि नहीं। तो आज़ादी के बाद संविधान सभा में कितने सदस्य रह जाएंगे? 299 सदस्य। यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए, 296 सीट पर चुनाव होगा। ठीक है, कितना होगा? 296 सीट पर चुनाव होगा, जिसमें से कांग्रेस को कितना मिलेगा? 208। मुस्लिम लीग को 73, अन्य को 15। यानी जब 296 सीट पे चुनाव होगा तो 208 कांग्रेस जीतेगा, 73 मुस्लिम लीग और 15 अन्य। याद रखिएगा, संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी? 15 महिलाएं। ठीक है, क्लियर है? संविधान सभा चुनाव भी हो, ये आपको डाटा याद रखना है। कितने सदस्य थे? 389 सदस्य, लेकिन चुनाव होना था 296 सीट पे। 296 सीट पे चुनाव हुआ, जिसमें कांग्रेस के 208 सीट, मुस्लिम का 73, अन्य का 15, और महिलाएं सीट कितनी हो गई? 15। ठीक है, थोड़ा सा रोकिएगा। देखिए, चुनाव भी हो गया, संविधान सभा भी बन गया, यानी 389 सदस्य आ चुके हैं ना। तो संविधान सभा की जो पहली बैठक होगी, संविधान सभा की पहली बैठक होगी 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा की पहली बैठक होगी 9 दिसंबर 1946, और इस बैठक की अध्यक्षता कौन करेंगे? सच्चिदानंद सिन्हा। यानी ये क्या है? सच्चिदानंद सिन्हा जो है संविधान सभा के कौन है? अस्थाई अध्यक्ष। अस्थाई क्या? ये बैठक हुई तो अध्यक्षता तो करना ही पड़ेगा ना, और कब तक करेंगे? जब तक नया अध्यक्ष चुन नहीं लिया जाएगा। तो सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष है। फिर 11 दिसंबर 1946 को अस्थाई अध्यक्ष चुने जाएंगे, और अस्थाई अध्यक्ष कौन होंगे? राजेंद्र
प्रसाद। कहाँ के रहने वाले हैं, किस राज्य के? यानी जब तक अब संविधान रहे, संविधान सभा रहेगा, तब तक अध्यक्ष कौन रहेंगे? राजेंद्र प्रसाद। और इसके 2 उपाध्यक्ष होंगे, हरिश्चंद्र मुखर्जी। यानी इसको हम लोग शॉर्ट में SC मुखर्जी भी कहते हैं। एक उपाध्यक्ष ये होंगे और एक VT कृष्णामाचारी। यानी संविधान सभा बनने के बाद पहली बैठक होगी 9 दिसंबर 1946 और इसके अस्थायी सदस्य चुने जाएंगे सच्चिदानंद सिन्हा। हाँ, 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद इसके अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त होंगे और 2 उपाध्यक्ष नियुक्त होंगे, SC बनर्जी और BT कृष्णामाचारी। 13 दिसंबर 1946 को एक उद्देश्य प्रस्ताव पारित होगा। जो कौन पारित करेंगे? जवाहरलाल नेहरू। यानी 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समक्ष जवाहरलाल नेहरू एक प्रस्ताव लाएंगे, उद्देश्य प्रस्ताव। आपको पता है प्रस्ताव क्या होता है? एक तरफ से हम अपनी बात कह रहे हैं, बाकी इस पे चर्चा होगी संविधान सभा में और चर्चा के बाद इसको अपनाया जाएगा या नहीं अपनाया जाएगा, इसका निर्णय लिया जाएगा। क्योंकि आप देखिए, जो प्रस्ताव रखा जाता है तो जरूरी नहीं है जो प्रस्ताव आप रखे उसको मान लिया ही जाए। आपने प्रस्ताव रखा, इस पर चर्चा होगी, सही रहा, मेजोरिटी को सही, मेजोरिटी मतलब अधिकांश लोगों को सही लगा तो क्या हो जाएगा? पारित हो जाएगा। तो 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने एक प्रस्ताव रखा, उद्देश्य प्रस्ताव। इसका मतलब क्या था? भारत जब आज़ाद होगा तो भारत का मूल उद्देश्य क्या होगा, देश कैसा बनेगा, देश में किसको क्या मिलेगा, ये सब क्या था? उद्देश्य। और ये उद्देश्य आगे चल करके यानी 22 जनवरी 1947 को पारित हो जाएगा। यानी 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया और ये पारित कब हुआ? 22 जनवरी 1947। अब ये संविधान सभा भी बन गया, अध्यक्ष भी चुने जा चुके हैं, तो अब जिम्मेदारी आएगी कामों का बंटवारा का। तो संविधान सभा में कई सारी समितियां बनेगी और सब समिति का अपना अलग अलग काम होगा। तो संविधान सभा की प्रमुख समितियां हैं, ठीक है, तो वो इस प्रकार है। रोक दें क्या? संविधान सभा की प्रमुख समितियां हैं, समिति और इधर अध्यक्ष। भाई समिति क्यों गठित की जाती है? ताकि काम को बांटा जा सके, है कि नहीं? और काम को बांट के अगर नहीं तो अच्छा काम होगा ना। जैसे आप लोग देखिए घर ही बनाते हैं तो घर बनाने में किसी का काम है प्लास्टर करने का, किसी का काम है मसाला बनाने का, किसी का काम है ईंटा उगने का। अब एक ही आदमी पहले उधर से सीमेंट भी लाए, बालू भी लाए, पानी भी लाए, खुद ही वो उसको मिलाए और खुद ही जाके प्लास्टर करने लगे तो मुश्किल हो जाएगा ना, भारी पर हार्ड भी हो जाएगा, काम में वो क्वालिटी नहीं रहेगा। इसीलिए काम का बंटवारा होता है। इसीलिए संविधान सभा ने क्या किया? कार्यों को बंटवारा कर दिया और इसमें कुछ समिति बनाई गई जिसमें थे संघ समिति। इसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल।
मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक संबंधी समिति वल्लभ भाई पटेल। इसके बाद प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर। ठीक है। संचालन समिति राजेंद्र प्रसाद। और झंडा समिति राजेंद्र प्रसाद। यानी संविधान सभा ने अपने कार्यों को समितियों के माध्यम से करवाया, जिसमें ये प्रमुख समिति है संघ समिति, प्रांतीय समिति, मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति, प्रारूप समिति, संचालन समिति और झंडा समिति। आपको इसके अध्यक्ष का नाम याद रखना है। ठीक है। अब देखिए इस समिति में से तो भाई मेरा अभी हमारा टॉपिक क्या है? संविधान। तो संविधान बनाने की जिम्मेदारी किस समिति को दी गई? प्रारूप समिति को। यानी संविधान बनाने की शक्ति प्रारूप समिति को दी गई। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर। ठीक है। क्या हुआ? नींद आ रहा है क्या? देखिए संविधान सभा के जो प्रारूप समिति है उसको जिम्मेदारी दी गई संविधान निर्माण करने की। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर। ठीक है। इसके अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर। और इसमें कुल और सदस्य कितने थे? 7। और सलाहकार कौन थे? V.N. राव, यानी वेनेगल नरसिंहम राव। संविधान बनाने की जिम्मेदारी प्रारूप समिति को दी गई, जिसके अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर। 7 अन्य सदस्य थे और एक सलाहकार थे वेनेगल नरसिंहम राव। यानी कुल मिला के टोटल 9 सदस्य थे। अब प्रारूप समिति ने क्या किया? कई देशों के संविधान पढ़े, आंतरिक संविधान भी पढ़े, आंतरिक कानून भी पढ़े, और तब जाकर के 4 नवंबर 1948 को संविधान का एक प्रारूप किसके समक्ष रखा? संविधान सभा के। यानी 4 नवंबर 1948 को एक संविधान बना करके कहाँ रखा गया? संविधान सभा के पास। अब संविधान सभा के पास रखा गया किसके लिए? वाचन के लिए। किसके लिए रखा गया? वाचन, यानी चर्चा के लिए। भाई आपने जो हमको काम दिया, हम ये काम करके रख दिए हैं, अब इस पे चर्चा होगी। चर्चा होने के बाद चर्चा इसलिए किया जाता है कि भाई देखा जाएगा संविधान में कुछ छूट तो नहीं किया या कुछ एक्स्ट्रा चीज तो नहीं चलाया, क्या हटाना है क्या जोड़ना है, इस पे चर्चा होना आवश्यक है कि नहीं?
तो इतना बड़ा देश संभालने के लिए केवल 9 लोग तो जिम्मेदार नहीं हो सकते ना, उसे चर्चा होना भी आवश्यक है। तो 4 नवंबर 1948 को यह संविधान सभा के पास रखा गया। तो 4 नवंबर 1948 से लेकर के 9 नवंबर 1948 तक क्या हुआ? पहला वाचन हुआ। पहला वाचन हुआ यानी पहली बार चर्चा कब हुई? 4 नवंबर 1948 से लेकर के 9 नवंबर 1950 तक। और फिर चर्चा कब होगी? कब होगी? 15 नवंबर 1948 से लेकर के 17 अक्टूबर 1949 तक। यानी दूसरा वाचन कब होगा? 15 नवंबर 1948 से लेकर के 17 अक्टूबर 1949 तक। यानी दूसरी बार चर्चा होगी। और तीसरी बार चर्चा कब होगी? कब हुई तीसरी बार चर्चा? 12 नवंबर से लेकर के 12 नवंबर है ना, 26 नवंबर 1949 तक। यानी ये 14 नवंबर से 14 नवंबर से लेकर 26 नवंबर 1949 तक। यानी संविधान सभा के प्रारूप समिति के द्वारा जो संविधान बनाया गया उसमें 3 बार वाचन हुआ, यानी 3 बार बहस हुआ। पहला वाचन, दूसरा वाचन और तीसरा वाचन। और तब जाकर के 26 नवंबर 1949 को संविधान एक तरह से लागू हुआ। लेकिन 26 नवंबर 1949 को संविधान के केवल कितने अनुच्छेद लागू हुए? 14 नवंबर से 1949 यानी 26 नवंबर 1949 को संविधान के केवल 16 अनुच्छेद लागू हुए। और ये अनुच्छेद किससे संबंधित थे? नागरिकता, चुनाव एवं राष्ट्रपति के शपथ से। यहाँ पे हाँ। तो 26 नवंबर 1949 को केवल 16 अनुच्छेद को लागू किया गया, जो किससे संबंधित था? नागरिकता, चुनाव और राष्ट्रपति के शपथ से। अच्छा, पूरा क्यों नहीं लागू कर दिया गया? पूरा इसलिए लागू नहीं किया गया क्योंकि 1930 में 26 जनवरी को भारत ने पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया था। और उसी समय घोषणा की थी जवाहरलाल नेहरू रावी नदी के तट पे जो प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। लेकिन स्वतंत्र हम लोग हुए 15 अगस्त को, तो हम लोग स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं? 15 अगस्त को। लेकिन 26 जनवरी 1950 को बाकी जितने भी अनुच्छेद बचे रह गए, यानी 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची को कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1950 को। 26 नवंबर 1949 को केवल 16 लागू था, बाकी कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1950 को। तो यानी पूरी तरह से 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया। और इसीलिए हम लोग प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस। तो अगर आपसे पूछा जाए कभी जो गणतंत्र दिवस हम लोग क्यों मनाते हैं? क्योंकि 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ पूरी तरह से, इसीलिए हर वर्ष हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं? 15 अगस्त। क्यों? क्योंकि इस दिन देश हमारा आज़ाद हुआ है। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों ने देखा। अब इसमें कुछ प्रमुख बातें हैं जो हम लोगों को याद रखना पड़ता है। ठीक है,
यानी 26 जनवरी 1950 को संविधान पूरी तरह से लागू हो गया। अब कुछ सवाल जिसे पूछा जाता है जो आप लोगों को वनडे एग्जाम में, तो जिससे पहला है भारतीय राष्ट्रीय झंडा को कब अपनाया गया? कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947। यानी राष्ट्रीय झंडा को हम लोग कब अपनाए हैं? 22 जुलाई। और राष्ट्रीय झंडा में कुल कितने कलर होते, रंग होते हैं? 4। केसरिया, हरा, सफेद और नीला। केसरिया किसका प्रतीक है? बलिदान का। हरा किसका है? हरियाली का। सफेद और नीला परिवर्तन एवं विकास का। यानी केसरिया रंग जो है किसका प्रतीक है? बलिदान का। हरा रंग हरियाली का, सफेद रंग शांति का और नीला रंग परिवर्तन एवं विकास का। ठीक है। इसके बाद हम लोग पूछा जाता है तो भारतीय तिरंगा झंडा जो है इसके लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होता है? 3:2। यानी 3 और 2 के अनुपात में आपको रहेगा। अगर झंडा का मीटर बनाते हैं तो 3 मीटर लंबा और 2 मीटर चौड़ा होना चाहिए। ठीक है। और आप ये भी जानते हैं इस तिरंगे को जो डिजाइन तैयार किया गया था किसके द्वारा? पिंगली वेंकैया के द्वारा। तो भारतीय राष्ट्रीय झंडा को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया, जिसमें 4 रंग है, चारों का अपना अलग अलग महत्व है। और इसकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात क्या होता है? 3:2। इसके बाद राष्ट्रीय गीत क्या है? भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950। यानी राष्ट्रीय गीत हमारा क्या है? वंदे मातरम। और ये कब अपनाया गया है? 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। यानी वंदे मातरम 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। अच्छा, वंदे मातरम के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। वंदे मातरम किस भाषा में है? संस्कृत। और ये किस पुस्तक से लिया गया है? आनंद मठ से लिया गया। अच्छा, ये आनंद मठ किस लिए प्रसिद्ध है? आनंद मठ, इसमें सन्यासी विद्रोह की चर्चा की है। याद रखिएगा, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है जो संस्कृत भाषा में है। ये 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। ठीक है। इसके बाद राष्ट्रीय गान जन गण और मन किसने लिखा है? और यह भी कब अपनाया गया है? 24 जनवरी 1950। अब बताइए, राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति कब बने? 24 जनवरी 1950 को
राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति बने और इसी दिन यानी 24 जनवरी 1950 को ही संविधान सभा की यानी जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 और आखिरी बैठक 24 जनवरी 1950। तो देखिए आपको ये याद रखना है तिरंगा झंडा कब अपनाया गया, 22 जुलाई को। राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान, राष्ट्रपति और आखिरी बैठक ये कब है, 24 जनवरी 1950। ये ठीक है, ऑन कर दिए। देखिए जो मूल संविधान था, मूल संविधान इसका अर्थ है जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था उसमें कुल कितने भाग थे, 22 भाग। अनुच्छेद कितने थे, 395 और अनुसूची कितनी थी, 8। लेकिन वर्तमान में अगर देखा जाए तो वर्तमान में जो है कितने भाग है संविधान में, 25 भाग। अनुच्छेद कितने हैं, 395 और अनुसूची कितनी है, 12। यानी जो मूल संविधान था उसमें 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची थी। वर्तमान में 25 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूची है। ठीक है, चलिए आज के इतना रहने देते हैं।